और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 11 बजे एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के लिए कांग्रेस लिस्ट जारी कर सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी आज ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 11 बजे के करीब, और कहा यह जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी पिछले एक साल से लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही हैं। इससे पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो यूपी में 40% टिकट जो है वो महिलाओं को देगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरुण का। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? रवि, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली थी लेकिन कल रद्द कर दिया गया था। कल प्रियंका गांधी का जन्मदिन था और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं उसके लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती हैं या एक दो बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं वोटरों को लुभाने के लिए। कांग्रेस पार्टी काफी अरसे से तैयारी कर रही है और खास तौर पर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उसका जो फोकस है वो आधी आबादी पर है, यानी महिला वोटरों पर है। और महिलाओं के लिए स्कूटी से लेकर के पढ़ाई में मदद तक कई घोषणाएं की हैं प्रियंका गांधी ने। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में, बसों में मुफ्त यात्रा से लेकर के 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने की भी घोषणा पहले उन्होंने की है। तो एक तरह से आधी आबादी पर फोकस रखते हुए कुछ घोषणाएं और कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज प्रियंका गांधी कर सकती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। वहां एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया बल्कि नुकीले हथियारों से उसके प्राइवेट पार्ट पर भी घाव कर दिए। इस वारदात में बुरी तरह से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे और लड़की के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार की मदद का भरोसा भी दिया। हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि पुलिस ने इनकी तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल ली है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो राजस्थान के अलवर से यह दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने ना सिर्फ नाबालिग लड़की से रेप किया, लेकिन जिस तरह से हैवानियत की है, दरिंदगी की है, वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस वारदात में बुरी तरह से घायल लड़की को हालांकि अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है, जिसके बाद जयपुर भी उसे रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी वहां अस्पताल पहुंचे और लड़की के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार की मदद का भरोसा भी दिया है, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक आरोपियों के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने इनकी तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे अपना दल को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं और निषाद पार्टी के हिस्से में 13 से 17 सीट मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, अमित शाह की मौजूदगी में यह फॉर्मूला तय कर दिया गया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह खबर है, जिसके मुताबिक अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, अपना दल को 10 से 14 सीट यहां पर मिल सकती हैं। वहीं बात करें निषाद पार्टी की तो 13 से 14 सीट उनको दी जा सकती हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र दावा कर रहे हैं वो यही है कि अपना दल इस बार
बीजेपी अपने कोटे से 10 से 14 सीटें उनको दे सकती है और निषाद पार्टी 13 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कल देर रात को ही अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष रुद्रदेव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल से लंबी बातचीत देर रात को बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। और उसके इस मीटिंग के तुरंत बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। इस दौरान यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री भी मौजूद थे, चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे और पूरा डिस्कशन हुआ हर सीट को लेकर। अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान जो बीजेपी सोर्स दावा कर रहे हैं उन्होंने किया और उनका दावा यह था कि ज्यादा सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ वो यही कि अपना दल 10 से 14, निषाद पार्टी 13 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो अपना दल को 11 सीटें पिछली बार बीजेपी के साथ मिली थी, बीजेपी ने 11 सीटें दी थी, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटें बढ़ाकर दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सहयोगी दलों को कितनी टिकट मिलेंगी, इसको लेकर एक फॉर्मूला तय कर दिया गया है। वहीं जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरह से घायल नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई है कि ऑपरेशन करने में भी काफी मुश्किलें आई, जबकि शरीर के हिस्सों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की मदद लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि अभी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हालचाल जानने एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के अलवर से एक दिल दहलाने वाली ये खबर आई है, जहां पर एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया, लेकिन जिस तरह से हैवानियत की है उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, जिस तरह से ये घटना सामने आई और हैवानियत और दरिंदगी देखने को मिली है, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सवाल यही है कि जिन दरिंदों ने ये सब किया है, क्या पुलिस के शिकंजे में वो आए, गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और बाकी अपडेट के लिए प्रताप सिंह खचेरवास है मेरे साथ में, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर। सर, जो अलवर की घटना, मंगलवार रात की घटना, और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। देखिए, पूरी पुलिस लगी हुई है और इतने गंदी मानसिकता के लोग किसी भी कीमत पे इनको तो सरेआम जब फांसी पे चढ़ाया जाएगा तब इस देश के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि समाज के लिए ऐसे लोग गंदगी हैं। जिस स्तर पे जाके ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये हद है। मतलब कोई भी आदमी जिसके घर में माँ बहन बेटी है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, यदि कोई इतना हीनियस क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम के लिए तो उसके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि अब तो इस देश में, प्रदेश में जितना सख्त हम हो सकते हैं उतना होना पड़ेगा, क्योंकि पाप की पराकाष्ठा है। बीजेपी कह रही है, अभी गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि तो मिलना चाहिए, तो अभी तक पकड़े जाते। इतनी बड़ी घटना है। देखिए, कटारिया जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, खुद गृह मंत्री रहे। इस तरह की जब घटनाएं होती है तो ये चुनौती बड़ी है और सबको मिलकर ये तय बात, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन इस तरह की जब घटना होती है तो चुनौती हो जाती है कानून व्यवस्था के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। किसी बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया, उसके बाद हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते रहे, तो ये बहुत बड़ी अजीब सी पोजीशन है। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। पुलिस नजदीक है अपराधियों को पकड़ने के, अपराधी बच नहीं सकते ये किसी भी कीमत। लेकिन सर, अभी तक तो वो बस भी जिसमें किडनैप किया गया उसका भी पता नहीं लग पाया। वो भी सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीमें उसी वक्त से पूरी एक्टिव हो चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारी, डीजी से लेकर सिपाही तक पूरी सरकार लगी हुई है। कल सारे मंत्री वहाँ जाकर आए, जितनी भी हमारी महिला मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सारी व्यवस्था कर दी। सफल ऑपरेशन हो गया बच्ची का। और इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, इनको दर्द का पता चलेगा, दर्द क्या होता है। अभी स्थिति क्या, अभी जब झूठ पड़ेंगे ना अपराधियों के, तब पता चलेगा। ये अपराधी जो समझ रहे हैं ना कि बच जाएंगे, बचेंगे क्या, इनकी इतनी बुरी होगी कि याद रखेंगे जिंदगी में ये, कि ये पाप माफ करने योग्य नहीं है। यहाँ एक एक दिन में भी सजा हुई है लोगों को, तो ऐसे लोग फांसी पर चढ़ेंगे तब इनका इलाज होगा। अभी स्थिति क्या है विक्टिम की? विक्टिम की स्थिति, कल जो ऑपरेशन हुआ, जटिल और सब डॉक्टर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया है और विक्टिम की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। तुरंत प्रभाव से हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल सुविधा आपको पता है बहुत अच्छी है, वो सारा काम कर दिया। लेकिन जो दर्द दिया है उन्होंने, वो दर्द डिस्कस के योग्य ही नहीं है। इस पर क्या करेंगे? तो ऐसा मामला हो गया
कि हमारी बेटियों के साथ यदि इतना बड़ा जुल्म हो जाए तो उसके बाद तो ये मान कर चलिए हमारे लिए तो बड़ी चुनौती है, और हम ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए चुनौती है। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी नेता, उन्होंने कहा कि जब यूपी के अंदर घटना होती है तो आप कांग्रेस के नेता वहां जाते हैं, प्रियंका गांधी अब राजस्थान के अंदर ही रणथंभौर के अंदर है, वो क्यों नहीं आ रही है? एक बात मुझे ये बताइए, राजेंद्र राठौड़ को तो शर्म ही नहीं आती, क्योंकि राजेंद्र जी के साथ दिक्कत होगी, फ्रस्ट्रेशन में है वो। जब से बीजेपी ने उनको पूछना बंद किया, इतने सीनियर आदमी हैं, तब से उनके पास उल्टे उल्टे बयान है। यहाँ तो सरकार है खुद कांग्रेस की, खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब लगे हुए हैं। देखिए कि ये सरकार का कहना, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी की जो स्थिति अपडेट ये है कि दो चीजें हैं। एक ये है कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया गया है तलाश के लिए, और पुलिस की टीमें इस वक्त अलवर के अंदर वहां पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ये कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में कंडीशन स्टेबल है, डॉक्टर्स की टीम है, ऑब्जर्वेशन के अंदर है, निगरानी रखी जा रही है। जी ठीक है भवानी, सरकार की तरफ से दावे बेशक किए जा रहे हैं कि तत्परता से कार्रवाई हो रही है, लेकिन मंगलवार रात को यह घटना हुई थी, आज गुरुवार है, किसी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं, कितनी तत्परता से काम हो रहा है यह साफ तौर से नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरह से घायल नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है, अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है, बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, ये राजस्थान में चल क्या रहा है? क्या राजस्थान में वहां बच्चियां सुरक्षित नहीं है? निश्चित तौर पर राजस्थान की गरिमा तार तार हो रही है, राजस्थान का इतिहास कलंकित हो रहा है। महिला दुष्कर्म में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है वो लगातार कह रही है 2 वर्षों में हम देश के अंदर अव्वल नंबर पर आ गए। प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। जो लोमहर्षक घटना अलवर में हुई, एक निर्भया कांड ने फिर जन्म ले लिया, और दरिंदों ने इतनी दरिंदी की है कि आज वो बच्ची, मूक बधिर बच्ची, जीवन और मृत्यु से झेल रही है। 7 डॉक्टर उसकी प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन कर रहे हैं। उसको जिस प्रकार टॉर्चर किया गया, आप कल्पना, मानवता सिहर उठती है। और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, एसआईटी गठित करने से काम होगा नहीं। इससे एक दिन पहले ही भरतपुर के अंदर एक अबला के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार में कार्रवाई नहीं होने के कारण से उसने आत्महत्या की। अगर प्रति सप्ताह देखो, राजस्थान के अंदर आंकड़े ये कह रहे हैं, सुबह से शाम होती है, 15 महिला और बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, और पुलिस ने एफआईआर लगाने में मतलब रिकॉर्ड बना दिया है। राजस्थान में जितने मामले दर्ज हुए उसमें 40% से ज्यादा एफआईआर लगा दी। इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस से, लेकिन सरकार आप पे आरोप लगा रही है कि सरकार कह रही है कि हम तो एक्शन ले रहे हैं, बीजेपी इस पर सियासत कर रही है बेवजह। देखिए, ये जिस इलाके के अंदर घटना हुई है वहाँ पहली घटना नहीं है, वहाँ साइबर क्राइम से लेकर हर दृष्टि से अपराध और अपराधियों के सामने पुलिस बेबस है, और इसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती हैं। अब चाहिए तो ये कि इसको टेस्ट केस बनाकर 7 दिन 10 दिन के अंदर इसका चलान पेश करके फैसला करा के फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। परंतु मैं समझता हूं कि गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिला 3 साल से राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री जी इतर दूसरे कामों में व्यस्त है, इसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन राजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर उठता है, क्योंकि जब दिल्ली में ये मामला हुआ था निर्भया का, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, कई सवाल उठे थे कि देश की बच्चियां सुरक्षित हों, फिर से निर्भया जैसे मामले दोबारा देश में ना हो। लेकिन कई बार देश में इस तरह की घटनाएं सामने हुई हैं, सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मामले नहीं रुकते हैं। देखिए, आज की तारीख में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रोटोकॉल हमें अनुमति नहीं दे रहा, और हम उसको उस कारण से जन आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई चूड़ियां पहन रखी है। राजस्थान की विधानसभा के बाहर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे हम। ये एक पहली घटना हो। रोक रहा हूं आपको, इस वक्त एक और बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के शिकोहाबाद से
विधायक मुकेश ने इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी को एक और झटका यहां पर लग गया है। बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। यूपी के शिकोहाबाद से एमएलए हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो दल बदल की राजनीति लगातार यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी के एक और विधायक हैं मुकेश वर्मा, सिकोहाबाद से वो एमएलए हैं। उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की क्या वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के शिकोहाबाद से एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी को छोड़कर जाने वाले विधायकों की गिनती में एक और नाम यहां पर सामने आ गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने की थी। उनके साथ 3 और विधायक थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। कल दारा सिंह चौहान, एक और मंत्री सरकार की तरफ से, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और आज एक और ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए झटका कहे या फिर क्या, क्योंकि यहां पर एक के बाद एक इस्तीफों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सिकोहाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के बाद कौन सी पार्टी वो ज्वाइन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक तरफ बीजेपी चुनावी मंथन कर रही है टिकट वितरण को लेकर कि किसको टिकट दिए जाएंगे, सहयोगियों को कितने टिकट बांटे जाएंगे। दूसरी तरफ विधायकों में नाराजगी, मंत्रियों में नाराजगी, इस्तीफों का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरा ये दिन है, लगातार इस्तीफों का सिलसिला बीजेपी में लगातार चल रहा है। शिकोहाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुकेश वर्मा, जो शिकोहाबाद से एमएलए हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन यहां पर छोड़ दिया है। हालांकि अब किसका दामन थामेंगे, इसको लेकर अभी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह खबर सामने आ गई है कि यूपी में बीजेपी को एक और यहां पर बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या अपडेट है? तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। शिकोहाबाद से ये बड़ी खबर सामने आई है। शिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों का सिलसिला बीजेपी में लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से सिलसिला शुरू हुआ था, दारा सिंह चौहान ने कल इस्तीफा दिया था और आज एक और इस्तीफा यहां पर बीजेपी के विधायक का आ गया है। शिकोहाबाद के एमएलए मुकेश वर्मा, जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में टिकट वितरण को लेकर, सहयोगियों के साथ टिकट बंटवारे को लेकर लगातार चुनावी मंथन चल रहा है। और बाहर देखिए किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति, दल बदल की राजनीति वो भी देखने को मिल रही है। अब बीजेपी की आगे क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पहले ही कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटने जा रही थी, तो जिन विधायकों को यह लग रहा है कि शायद इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो वो पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। क्या सिर्फ यही वजह है? हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यूपी के शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। किस पार्टी में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह या तमाम उन लोगों की तरह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? क्योंकि फिलहाल इस्तीफों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं यहां पर रुक रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। इस बड़ी खबर पे लगातार न्यूज 18 इंडिया बना हुआ है। एक और बीजेपी विधायक का इस्तीफा यहां पर आ गया है। बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा, यूपी के शिकोहाबाद से एमएलए हैं मुकेश वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ टिकट वितरण को लेकर, सहयोगी दलों के साथ टिकट बंटवारे को लेकर चुनावी मंथन देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी के कई मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब नया नाम मुकेश वर्मा जो शिकोहाबाद से एमएलए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है
कि बीजेपी इस बार कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट रही है और यही डर, यही खौफ कई विधायकों में बन रहा है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। सबके अपने अपने यहां पर दावे हैं, लेकिन देखना यह है कि इस दल बदल की राजनीति में किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी गठबंधन के बीच, जी हां, सहयोगियों के साथ बीजेपी ने फॉर्मूला तय कर दिया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि अमित शाह की मौजूदगी में यह फॉर्मूला तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि निषाद पार्टी के हिस्से में 13 से 17 सीट आ सकती हैं, वहीं अपना दल को 10 से 14 सीट यहां पर मिल सकती हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कहा यह जा रहा है सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसके मुताबिक अपना दल को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी की बात करें तो उनको 13 से 17 सीट यहां पर मिल सकती हैं। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा का। यतेंद्र, फॉर्मूला तय कर दिया गया है, क्या सहयोगी भी संतुष्ट हैं? बड़ा सवाल है, अभी कोई नाराजगी तो नहीं बची? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल मीटिंगों का दौर चला, कल पहले अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो उस बैठक का जो सार निकला, जो सूत्र बता रहे हैं कि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे हैं आप। अरे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता, इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों की झड़ी लगी। तो मुकेश वर्मा को आप सुन रहे थे। मुकेश वर्मा जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो सीधा जवाब था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य तय करेंगे वही फाइनल होगा। तो बीजेपी को आज एक और झटका यहां पर लगा है। यहां पर शिकोहाबाद से MLA मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य तय करेंगे वही फाइनल होगा। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और लगातार आप तक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन के बीच फॉर्मूला तय हो गया। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह खबर है, अमित शाह की मौजूदगी में यह फॉर्मूला तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि निषाद पार्टी के हिस्से में 13 से 17 सीट हैं और अपना दल को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपना दल को 10 से 14, निषाद पार्टी को 13 से 17 सीट दी जाएंगी, यह फॉर्मूला तय किया गया है। यतेंद्र लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, फॉर्मूला तय हो गया, सवाल यही है, संतुष्ट हैं? क्योंकि 30 सीटों की मांग निषाद पार्टी कर रही थी। देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि कल की मीटिंग जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग अलग हुई, निषाद पार्टी के नेताओं के साथ और अपना दल के नेताओं के साथ, तो वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। जहां तक निषाद पार्टी की बात है, पहले शुरुआत 30 सीटों से मांगने से हुई, जो धीरे धीरे 18 सीटों तक पहुंची है और अब बीजेपी सोर्स ये कह रहे हैं कि 13 से 17 सीटें निषाद पार्टी के खाते में जा सकती हैं और उसमें से भी कुछ सीट्स ऐसी होंगी जहाँ पर कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा वो, लेकिन सिंबल बीजेपी का
होगा, इस तरह की बात में इस तरह जो कल की बातचीत हुई है उस पर भी सहमति बनी है। इसी तरह से अपना दल की जो नेता अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल आए थे उनके साथ भी सेम यही फार्मूला अपनाया गया। उनको भी 10 से 14 सीटें दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर, तो इस बार 10 से 14 यानी कि 2 से 3 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह का जो सामने माहौल दिखाई दे रहा है बीजेपी को, तो उस नाते 10 से 14 सीटें अपना दल को दे सकते हैं। और उसमें ऐसे भी कुछ सीट ऐसी हो सकती हैं 2 से 4 सीटें जहां पर सिंबल बीजेपी का होगा लेकिन कैंडिडेट अपना दल की तरफ से होगा। तो ये मोटी मोटी सहमति बन गई है। आने वाले कुछ दिनों में इसको पूरा फाइनल रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, तो बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों के साथ एक फॉर्मूला तय कर दिया गया है। लगातार हम अब तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि अपना दल को 10 से 14 सीट दी जाएंगी और निषाद पार्टी की बात करें तो 13 से 17 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि निषाद पार्टी ने 30 सीटों की मांग की थी, वहीं बात करें अपना दल की तो उन्होंने 25 सीटों की मांग की थी। लेकिन फिलहाल अमित शाह के साथ सहयोगी दलों के नेताओं की यह बैठक चल रही थी, जिसके मुताबिक यह फॉर्मूला अब तय किया गया है। ये 3 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से चुनावी मंथन बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर लगातार चल रहा है। सहयोगी दलों के साथ एक फॉर्मूला तय कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। तीसरी तस्वीर, समाजवादी पार्टी भी आज पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कल सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई थी, सभी दलों ने यह कहा था कि हम अखिलेश के नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति यहां पर टिकट वितरण को लेकर तय कर रही हैं। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ क्या रणनीति होगी इसको लेकर एक फॉर्मूला तय कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी, जिन्होंने पहले ही वादा किया है कि 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे, आज जब पहली लिस्ट आएगी यह देखना है कि किन किन महिलाओं को यहां पर टिकट मिलेगा। उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बीजेपी मुख्यालय में मंथन जारी है। पीएम मोदी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बताया गया कि इस बैठक में यूपी चुनावों के पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, जिसके बाद उन नामों पर मुहर लग जाएगी। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और बड़ी बैठक ये यहां पर देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की चल रही है। पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस चुनावी मंथन से निकलेगा क्या? किसका पत्ता कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, क्या समीकरण रहेंगे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ, जो दिल्ली में भी करीबन 2 दिन चला। आज तीसरा दिन है। आज फाइनल मीटिंग होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग शुरू हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़े हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअल तौर पर जुड़े हैं। बाकी के जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे चुनाव समिति के सदस्य, वो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। और सूत्रों का दावा यही है कि पहला और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर जो लगातार मंथन चल रहा है, आज उसको फाइनल रूप दे दिया जाएगा। तीसरे फेज के भी उन कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है, जिनको टिकट देना फाइनल हो गया। जहां पर विवाद है जिन सीटों पर, उनको अभी छोड़ दिया जाएगा। उनका 1 या 2 दिन के बाद उनके तौर पर उनका फैसला लिया जाएगा। लेकिन आज पहले 2 चरणों के चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं, जो विधानसभा हैं जहां पर चुनाव होना है, उनके नाम पर आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में आज मोहर लगा दी जाएगी। और माना यही जा रहा है कि आज देर रात या कल पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें करीबन 150 से 200 के बीच में उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। जी, लेकिन यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से कई विधायक जो हैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं, कई मंत्रियों ने बीजेपी को छोड़ दिया है, अब क्या बीजेपी टिकट वितरण में बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी सूत्रों का दावा है कि वही विधायक छोड़कर जा रहे हैं जिनका सर्वे में फीडबैक बहुत खराब आया था, जिनका व्यवहार बहुत खराब बताया गया था, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया। तो ऐसे कई विधायकों के टिकट काट नहीं थे, तो जिनको भी ऐसा अंदेशा है वो विधायक पहले से छोड़कर जा रहे हैं। जहाँ तक 2 मंत्रियों के इस्तीफे की बात है, तो बीजेपी आलाकमान को पहले से ही उनके बारे में पता था। वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो लगातार उनके द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन बीजेपी सोर्सेस का यही दावा है कि वो उनके प्रेशर
प्रेशर में नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। क्योंकि उनकी डिमांड थी, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, तो वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, वो अपने ऐसे कुछ समर्थकों के लिए भी टिकट मांग रहे थे जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं था और फीडबैक भी उनका अच्छा नहीं था। तो इस वजह से पार्टी ने साफ मैसेज दिया कि वो उनके इस प्रेशर में नहीं आएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब ये कि या तो योगी अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट गई है। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, क्योंकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हो सकता है इस बार पहले चरण का मतदान क्योंकि ब्रज क्षेत्र में होना है तो मथुरा से लड़े, लेकिन कल ये अटकलें खारिज हो गई थी, साफ तौर से मना कर दिया गया था। अब दो विकल्प बचे हैं, एक गोरखपुर, दूसरा अयोध्या। और खबर आ रही है कि अयोध्या से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं शिवसेना ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया। शिवसेना नेता संजय राउत ने गोवा में गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गोवा में शिवसेना ने गठबंधन के लिए कांग्रेस के आगे हाथ बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना की बात नहीं मानी। संजय राउत ने यह भी कहा कि यूपी में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस इस पर भी नहीं मानी है। क्या आपकी पार्टी, क्योंकि आप लोग 3 पार्टियां सरकार चला रहे महाराष्ट्र में, एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, आपने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, क्या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ जाने को कोई तैयार नहीं, लेकिन गोवा में हमने हाथ आगे किया था उनके लिए कि आप हमारे साथ आइए। लेकिन आज वो पुराने ज़माने के फिल्मों के जो नायक थे, खलनायक थे, उसी अंदाज में गोवा के उनके नेता मुझे दिखे। 40 की विधानसभा है, हमने कहा कि 30 आप लड़िए और 10 सीटें हम सबको दीजिए। अब बड़ी पार्टी है वहाँ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आज भी मुझे मालूम नहीं। सबको साथ लेकर जाने की बात अब ज़रूर है राजनीति में, और खासकर कांग्रेस पार्टी को। और जो महाराष्ट्र में आपके साथ काम कर रहे हैं, सरकार में है, अब उनके साथ भी इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो गठबंधन की राजनीति का ये धर्म नहीं होता। तो यूपी में आपने प्रियंका गांधी को ऑफर दिया था गठबंधन के लिए? दिया है? हम तो चाहेंगे, हम चाहेंगे गठबंधन यूपी में। अगर हम एक साथ कुछ कर सकते हैं तो जरूर हमारी कोशिश रहेगी। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से सीट की डिमांड की है और उनका बेटा चाहता है कि उसने वहां पर बहुत काम किया है, इसलिए उनको वहां पर टिकट मिले। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे को टिकट दे या नहीं। रीता बहुगुणा जोशी आज दिल्ली पहुंच रही हैं, जहां वो सभी नेताओं से मुलाकात करेंगी। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद हैं। मैम, आज आप दिल्ली जा रही हैं, वहाँ पर चुनाव समिति की बैठक भी है, नेताओं से वहाँ मुलाकात भी होगी, आलाकमान से मुलाकात होगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरी राजभाषा समिति की आज बैठक है और हम द्वितीय समिति की मैं संयोजिका हूँ, तो आज उसकी बैठक है। लेकिन जब जाऊँगी तो नेताओं से मिलूँगी। मेरा वैसे ये जो टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु मैं अपने सुझाव तो अवश्य दे चुकी हूँ पार्टी को, और मुझे आशा है कि सभी के सुझावों पे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मैम, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, 2 बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इसको देख रही हैं? कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराज़गी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है
तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव, मैं तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। तो यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव के लिए यह लिस्ट जारी की जाएगी। लिस्ट जारी होने से पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की है और खबर है कि इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। अखिलेश की इस बैठक में उनके चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मौजूद थे। मीटिंग से निकलकर कई दलों के नेताओं ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर अखिलेश की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए। कल बुधवार को सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक की थी और जैसे ही बैठक खत्म हुई थी, नेता बाहर आए थे, सबने एक सुर में एक मत में कहा था कि इस बार सभी ये सहयोगी दल अखिलेश की अगुवाई में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखना यह है कि आज जब पहली लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट में किसका पत्ता कटता है, किसे मौका मिलता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। तो लगातार चुनावी मंथन, टिकट वितरण को लेकर चर्चाएं, बैठकों का सिलसिला यूपी की सियासत में देखने को मिल रहा है। बुधवार को कल अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक सहयोगी दलों के साथ की है, क्योंकि इस बार कई छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। देखना यह है कि गठबंधन पार्टियों के साथ सीट को लेकर क्या फॉर्मूला यहां पर तय किया जाता है, क्योंकि आज पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। इतना तय है, सभी ने कल एक सुर में कह दिया था कि अखिलेश ही हमारे नेता होंगे, उनकी अगुवाई में ही सभी पार्टियां, सभी गठबंधन दल जो है वो मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको लगातार खबर भी बता रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन पर, टिकट के मंथन पे बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। खबर भी सामने आ गई है कि अपना दल निषाद यानी सहयोगी दलों को क्या फॉर्मूला होगा टिकट देने का, टिकट बंटवारे का, वो भी तय हो गया है। और दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट थोड़ी देर बाद ही जारी कर सकती है। तो ये बड़ी खबर लगातार यूपी की सियासत से, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चुनावों से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो आज यूपी की सियासत से एक के बाद एक कई घटनाक्रम देखने को मिले। एक तरफ मुकेश वर्मा जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, दूसरी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पंजाब की सियासत से आ रही है। पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम उम्मीदवार पर आम आदमी पार्टी जनता की राय लेगी। यानी आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चलाएगी, क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर दी गई थी कि अगले हफ्ते सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अब यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक चुनावी कैंपेन यानी सीएम उम्मीदवार के नाम को लेकर एक कैंपेन चलाएगी, एक मुहिम चलाएगी जनता की, जिसमें राय ली जाएगी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सीएम हो सकता है, सीएम उम्मीदवार जो है वो हो सकता है। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत का। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज ये कैंपेन शुरुआत करेंगे जिसका नाम दिया गया है जनता चुनेगी अपना सीएम। और लेकिन पार्टी के जो टॉप सोर्सेज हैं उनके हवाले से हमारे पास पुख्ता खबर है कि पार्टी ने भगवंत मान, जो पार्टी के सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, उनको अपना सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला ले लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये पुरानी रणनीति रहती है कि वो तमाम मुद्दों पर जनता के बीच जाते हैं, जनता की राय भी लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने जनता की राय लेने का फैसला किया है। जनता के बीच एक बड़ा सर्वे करवाया जाएगा, एक फोन नंबर जारी किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के जरिए। 11:30 बजे मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक फोन नंबर जारी किया जाएगा और उस फोन नंबर पर जनता से उनके सीएम पद के उम्मीदवार के लिए राय मांगी जाएगी और जिसको सबसे ज्यादा उम्मीदवार को वोट मिलेंगे उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। पार्टी को पूरी
ये उम्मीद है कि भगवंत मान को सबसे ज्यादा उम्मीद वोट इस मामले में मिलेंगे। तो एक तरह से पार्टी ने अपना जो फैसला है उस पर जनता की मोहर लगवाने का मन बनाया है और जनता की मोहर लगवाने के इरादे से ही इस फैसले को, इस कैंपेन को शुरू करने का आज फैसला लिया गया है। शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।